हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को। आगामी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बता दें कि इसमें हिंदी के कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? ऑप्शन इज करेक्ट, ज्ञान होना। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होना। ओके, अगला है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो नेकी कर दरिया में डाल ये भी लोकोक्ति है और इसका अर्थ क्या होता है? उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट, निकट के दोस्त को ना देख पाना का मतलब क्या होता है? चिराग तले अंधेरा, ये लोकोक्ति का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका का अर्थ क्या हो जाता है? एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? नई मुसीबत में पड़ना या एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। अगला है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है क्या है? ऑप्शन इज करेक्ट, किसी कार्य का समाप्त होना। नेक्स्ट, उथला शब्द का विलोम पूछ रहा है। तो उथला का विलोम क्या होता है? ऑप्शन इज करेक्ट, समतल होता है। डिटेलिंग देख लेते हैं इसकी। उथला का विलोम समतल होता है जबकि गहरा छिछला का विलोम है। ओके, नेक्स्ट है, स्वर्ग का विलोम क्या होगा? तो स्वर्ग का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नरक होता है। जबकि बैकुंठ देवलोक तथा परम धाम स्वर्ग के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगला है, राग का विलोम बताना है। तो राग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनुराग राग का समानार्थी शब्द है। आसक्ति का विलोम अनासक्ति होता है और अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? ऑप्शन इज करेक्ट, स्थूल होता है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। छेड़ का विलोम पुष्ट तथा पतला का विलोम मोटा होता है। बारीक का विलोम भी मोटा होता है। ओके, नेक्स्ट है, स्वाधीन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पराधीन होता है। आइए और शब्दों के विलोम देख लेते हैं। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। स्वच्छंद का विलोम नियंत्रित होता है। स्वाधीन का विलोम पराधीन होता है और निरंकुश का विलोम अंकुश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग का विलोम पूछ रहा है। सन्मार्ग का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कुमार्ग होता है। नेक्स्ट है, घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? तो घृणा का विलोम प्रेम होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। नफरत का विलोम मोहब्बत होता है। प्रताड़ना का विलोम प्यार होता है और हिंसा का विलोम अहिंसा होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा? तो बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अचला जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है जबकि यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, अचल, गिरि तथा अद्रि पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं क्या क्या था? नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग और धरणीधर, ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तोयज। तोयज जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जबकि यह कमल का पर्यायवाची है, तोयज। ठीक है, और भी देख लेते हैं, जलद, घन तथा अभ्र बादल के पर्यायवाची हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची मेघ, पर्जन्य, धरा, जीमूद, पयोधर, नीलधर और कदम्बिनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें कह रहा है नीरज, उत्पल, अरविंद और वारिद। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट, वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, वारिद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। नीरज, उत्पल तथा अरविंद कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। क्या होता है? कंज, शतदल होता है, पुंडरीक होता है, इंदिवर होता है, सरोज, पंकज, ताम्रस और पुष्कर। वेरी इंपॉर्टेंट है, पुंडरीक और इंदिवर तो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कह रहा है दिनकर, दिवाकर, हिमकर या प्रभाकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिमकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला, हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, या चंद्रमा का पर्यायवाची है। ओके, आगे देखते हैं, दिनकर, दिवाकर तथा प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची देखते हैं, रवि, अर्क, तरणि, पतंग, मार्तंड, अंशुमाला, आदित्य, सविता और भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी या चंचरी। तो बिजली का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चंचरी जो है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो चंचरी किसका पर्यायवाची है? भ्रमरी यानी भौरी का पर्यायवाची है। जबकि तड़ित, चंचला तथा सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची क्या है? चपला है, दामिनी है, विद्युत है, क्षण, प्रथा है और घनवल्ली है, करका है, बिजुरी है, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला, हवा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? अनल, अनिल, पवन, समीर। ऑप्शन इज करेक्ट, अनल जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं बल्कि यह आग का पर्यायवाची है। अनिल, पवन तथा समीर हवा के पर्यायवाची हैं। हवा के अन्य पर्यायवाची वात और मारुत भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अच्छी, नयन, दृग या दृगम्बु? कौन सा नहीं? ऑप्शन डी इसका दृगम्बु जो है ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। ओके, यह आंसू का पर्यायवाची है। दृगम्बु जो है ये आंसू का पर्यायवाची है। अच्छी, नयन और दृग आंख के पर्यायवाची हैं। आंख के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अम्बक, दीदा, विलोचन और प्रेक्षण। ओके, नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछ रहा है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन? क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट। चैत जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। चलिए, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? चैत्र होता है। और भी देख लेते हैं शब्दों के तत्सम तद्भव। चैत का चैत्र होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है और फाल्गुन का फाल्गुन होता है तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम नहीं है, इसमें भी पूछ रहा है नरक, स्वर्ग, खग और पुहुमी। तो क्या हो जाएगा? पुहुमी जो है ये तद्भव शब्द है और संस्कृत शब्द भूमि का विकृत रूप है, मूलतः प्राकृतिक भाषा का प्रचलित है। शेष नरक, स्वर्ग एवं खग तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है तत्सम कौन सा नहीं है? पुष्प, पुहुप, सुमन या प्रसून? ऑप्शन बी इसका पुहुप जो है ये तत्सम नहीं है। पुहुप तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है? पुष्प होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नग्न, क्षमा, नख? ऑप्शन इसका नेह जो है ये तत्सम नहीं है, जबकि यह क्या है? तद्भव शब्द है नेह, क्योंकि इसका तत्सम स्नेह होगा। और शब्दों के देखते हैं, नग्न का तद्भव नंगा, क्षमा का क्षमा। देखिए यहाँ पे छ ये क्षत्रिय वाला है और ये छाता वाला छ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। नख का नाखून होता है तद्भव। अगला है, पूछ रहा है कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव कौन सा नहीं है? दीपावली जो है ये तद्भव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है? दिवाली होता है, ठीक है। अगला और भी देखते हैं, इसमें धरती का तत्सम धरित्री होता है, नेवला का नकुल होता है और नाच का नृत्य होता है तत्सम। नेक्स्ट, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका दुर्लभ कहते हैं। जो प्राप्त ना हो उसे अलभ्य कहते हैं, जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं और जो लांघन आ जा सके उसे अलंघ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अवसरवादी कहते हैं। नेक्स्ट है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। आइए और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो पहला हमने पढ़ा जो कि हमारा क्वेश्चन था, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। प्राचीन संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। और मानव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? नृतत्व शास्त्री कहलाता है। और भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाले को भूकंपवेत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो अरुण का समानार्थी कौन सा नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम या बिंबा फल? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिंबा फल जो है ये अरुण का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है। तो बिंबा फल अरुण का समानार्थी नहीं है, जबकि सूर्य, सूर्य का सारथी और कुमकुम अरुण के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बड़ा जो है उच्च का समानार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कनक का समानार्थी नहीं है कौन सा? सोना, मक्का, धतूरा और गेहूं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मक्का नहीं है। चलिए, सोना, गेहूं, धतूरा, कनक ये सभी क्या हैं? कनक के समानार्थी हैं। नेक्स्ट है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन ए विशेषण के, ठीक है। अगला है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, या कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, या कौवा के पहले मादा लगाते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। चलिए, इसका जो है इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। कौवा की स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए उसमें मादा कौवा लगा देते हैं, ठीक है, मादा लगाएंगे तो मादा कौवा बन जाएगा। कुछ प्राणीवाचक शब्दों की पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें नर या मादा शब्द लगाते हैं। अन्य शब्दों के देख लेते हैं। मक्खी में नर मक्खी और मादा मक्खी होती है। तितली का नर तितली और मादा तितली होता है। खटमल का नर खटमल और मादा खटमल होता है, इस प्रकार से। अगला है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? ऑप्शन डी करेक्ट, उभयलिंग है। नेक्स्ट है, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। मंत्री शब्द उभयलिंग है। पद नाम में लिंग भेद नहीं होता, अतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, निदेशक, अध्यक्ष, अध्यापक आदि उभयलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। हिंदी में मूलतः लिंग के दो ही भेद होते हैं, कौन सा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद क्या क्या इसमें होता है? जैसे छोटी है, बड़ी है, री है, ये सभी स्त्रीलिंग में होते हैं, से सभी पुल्लिंग में होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर? ऑप्शन सी करेक्ट, भेड़ा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। भेड़ शब्द में आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द भेड़ा बनाया गया है। कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे भैंस से भैंसा। नेक्स्ट है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? कितने वचन होते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट, 2 वचन होते हैं, कौन सा? एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट,
मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन इज करेक्ट, हम होता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। मैं का बहुवचन हम होता है, तू का बहुवचन तुम होता है, वह का बहुवचन वे होता है। अगला क्वेश्चन है, ई का रंग संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो क्या करते हैं ई का रंग से बहुवचन बनाते समय? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ई को हर्ष स्वर करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। जैसे आइए देखते हैं, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय ई को हर्ष करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। जैसे कि कली है तो कलियां, यानी यहाँ पे ला पर बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा यानी हर्ष कर दिया गया और यहाँ पे या लगा दिया गया है। तो यही रूल है, यानी नियम है। थाली से थालियां, लड़की से लड़कियां और नारी से नारियां। नेक्स्ट, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? ऑप्शन इज करेक्ट, हिंदी। ठीक है, डिटेलिंग देखते हैं इसकी। क्या कह रहा है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः हिंदी भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे अरबी से आए शब्द वकील शब्द का बहुवचन वकला होता है। अच्छा, चलिए इसको हाईलाइट कर लिया जाए। तो इसमें क्या कह रहा है कि अरबी से आए शब्द वकील का शब्द जो होता है इसका बहुवचन बनाते हैं तो वकला हो जाता है, और हिंदी में यह नहीं चलेगा, हिंदी वकीलों लिखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकंत हैं। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछ रहा है? तो ऑप्शन इज करेक्ट, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे का अक्षर का कई बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये दोहा है और इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यमक अलंकार है। चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो जो दोहा दिया हुआ है क्या है? माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ओके, यहाँ पे देखिए दोहे में जो मन का शब्द आया है उसका अर्थ क्या है? माला की मोती। फिर मन का शब्द आया है उसका फिर अर्थ क्या हो गया? मन का मोती हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी करेक्ट, गुण होता है, धर्म का अर्थ गुण होता है। चलिए यहाँ धर्म का आशय गुण तत्व घटक या अवयव से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परशन हित मनहु सुहाए। ये पूछ रहा है दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूसरी पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है अनुप्रास, यमक, रूपक या उत्प्रेक्षा। ऑप्शन डी करेक्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जहां भी मनहु जनहु ये सब वर्ड आते हैं वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है दूसरी पंक्ति में पूछ रहा है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु जानो मानव मानहु निश्चय इव ज्यो आदि आता है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है, आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्यय भाव या द्वंद्व या द्विगु। कौन सा समास है? आमरण में अव्यय भाव समास है। आइए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। आमरण शब्द में क्या है? अव्यय भाव समास है। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो या और अव्यय भी हो, अव्यय होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन या भरसक। अगला है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो वहां और उनका विग्रह करने पर क्या होता है? अथवा, और, एवं, या लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा, गुण दोष। नेक्स्ट है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सुधन उक्ति शुक्ति होता है। तो इसके नियमानुसार क्या है कि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे भानु उदय का भानुदय हो जाएगा, हरिधन ईश का हरीश हो जाएगा और उत्तम धन अंग का उत्तमांग हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नरधन ईश नरेश होगा। आइए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो नरेश का सही संधि विच्छेद नरधनीश होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। और इसमें क्या है? गुणस्वर संधि है। नियम क्या है इसका कि अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर ए, आ या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों मिलकर ओ, और आ या आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, यानी ए ओ अर।
हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे परम धन ईश्वर परमेश्वर हो जाता है, राजधन ऋषि राजर्षि हो जाता है और सुरधन सुरेश हो जाता है। नेक्स्ट है तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन इज करेक्ट, तथा धन एव होता है। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तथा धन एव। इसमें क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। इसका नियम क्या है कि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आय और औ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे तत्रधनियों का तत्रय हो जाएगा, धर्मधन एक के क्या धर्मैक्य हो जाएगा और वन धन औषधि का वनौषधि हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अतिधन आचार अत्याचार होता है। इसकी डिटेलिंग देखते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अतिधन आचार है, इसमें स्वर संधि है। इसका नियम क्या है, हर्ष या दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई अवर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के स्थान पर या उ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल और भी देखते हैं, इतिधन आदि का इत्यादि हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर का प्रत्युत्तर हो जाएगा और अनुधन ए का अन्वय हो जाएगा। नेक्स्ट है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट, नौधन एक नाविक होता है। नाविक का सही संधि विच्छेद नौधन एक है, इसमें अयादि स्वर संधि है। इसका नियम क्या कहता है कि ए ओ अथवा अ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर ए हो जाता है, ए के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अ हो जाता है और अ के स्थान पर आ हो जाता है। और भी एग्जाम्पल है, ने धन अन नयन हो गया और न धन अक नायक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तधन ज्वल होता है। तो उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्तधन ज्वल हो गया है। और इसमें व्यंजन संधि है। इसका नियम क्या है कि त या द के बाद ज या झा हो तो त या द के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे सत धन जन का सज्जन हो जाएगा और विपद धन जाल का विपद जाल हो जाएगा। अगला है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिक धन अंबर दिगंबर होता है। ठीक है, और इसमें भी व्यंजन संधि ही है। इसका नियम क्या है कि क च ट त प के बाद तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण यानी ग झ ग ध ज झ द ध बा या भा अथवा य र ल वा अथवा कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर यानी ग ज ड द ब हो जाता है। जैसे वाक धनिश वागीस और सत धनाचार सदाचार, सुधन अंत का शुभंत हो जाए, सुपधन अंत का शुभंत हो जाएगा। नेक्स्ट, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तधन लंघन होता है उल्लंघन। नेक्स्ट, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो गया, उत्तधन लंघन हो गया। इसमें व्यंजन संधि है। इसका नियम क्या है कि त या दा के बाद ल हो तो त या दा के स्थान पर ल हो जाता है यानी हलंत लग जाएगा यानी आधा ल हो जाएगा। जैसे तत् धन लीन का तल लीन और उत धन लाश का उल्लास। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है या बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। पढ़ने से ही आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कौन सा इसमें गलत है और कौन सा सही है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अगला है, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, कृपया खुले पैसे दें, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अगला, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो ऑप्शन बी करेक्ट, चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है ये भी बताना है। तो भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं या भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ये सही है। और अगला है शुद्ध वाक्य, इसमें भी चयन करना है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, पानी, और अगला भी है क्या कह रहा है, बत्तखों की झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे या बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे। पढ़ने से पता चल रहा है, ऑप्शन इज करेक्ट, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अगला है, कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती हैं, नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं या नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो स्पष्टतः ऑप्शन डी इज करेक्ट, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना या अच्छा व्यवहार सीखना या कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो आदमी बनने का अर्थ क्या हो जाता है, ऑप्शन सी अच्छा व्यवहार करना। डिटेलिंग है इसकी, आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अच्छा व्यवहार सीखना। जैसे वह ठोकर खाएगा तो आदमी बन जाएगा एवं अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। इस प्रकार से जूनियर असिस्टेंट 2019 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।